गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पार्ट 3 सोने की फसल के बारे में बताऊंगी। तो ये कहानी हमने शुरू कर दी है और हमने आपको बताया था ये कहानी चोर रामदत्त और राजा चंद्रकेतु की कहानी है। पार्ट का नाम है सोने की फसल। तो ये कहानी हमने आपको थोड़ी सी बता दी है और बाकी जो कहानी है वो हम आपको बताएंगे। पार्ट का नाम है सोने की फसल। तो यहाँ तक हमने बताया था कि तीनों चोरों ने राजा क्या करते थे, राजा चंद्रकेतु जो थे वो जब भी रात में वेश बदल करके अपने नगर का हालचाल जानने के लिए, क्योंकि वो वेश बदल कर इसलिए जाते थे कि ऐसे मुझे कोई पहचान लेगा तो वो मैं अपने नगर का हालचाल नहीं जान पाऊंगा, लेकिन अगर कोई मुझे नहीं पहचानेगा तो मैं बहुत अच्छे से अपने नगर का हालचाल जान लूँगा। तो वो एक दिन रंगे हाथ उन्होंने 3 चोरों को पकड़ा था और उसके बाद कहा था इन तीनों चोरों को फांसी होनी चाहिए। उसमें से जो रामदत्त था वो बहुत समझदार था। उसने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों ना मरने से पहले मैं अपने जीने के लिए कुछ करूं। उसके अंदर एक लगन थी कि क्यों ना मैं एक बार कोशिश करता हूं, बाकी मरना तो है ही। तो उसने कहा कि ठीक है, और उसने कहा कि मुझे जब उसको फांसी का दिन आया और उसको ले जाया गया तो उसने कहा कि मैं जो है मरने से पहले राजा के दर्शन करना चाहता हूँ। तो मरने से पहले उसकी ये इच्छा पूरी कर दी गई कि उसने कहा ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हें राजा के दर्शन हो जाते हैं। तो उसके बाद राजा के पास उसको ले जाया गया और उसने कहा कि मेरी एक विनती है कि मैं सोने की खेती करने की कला जानता हूँ, तो अगर मैं आपको नहीं बताऊँगा तो मेरे मरने के बाद ये कला हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको ये कला बताना चाहता हूं कि कैसे सोने की खेती की जाती है। तो राजा ने कहा ठीक है, तो इसकी फांसी कुछ दिनों के लिए स्थगित की जाए। तो उसकी फांसी कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर राजा ने कहा कि जो जो चोर रामदत्त कहता है, अगर वो कहता है जैसी जैसी तैयारियां वो बताता है वैसी वैसी तैयारियां, उन्होंने प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि जैसी जैसी चोर रामदत्त के कहने पर जैसी जैसी वो तैयारियां बताता है वैसी वैसी आप करते जाइएगा। तो फिर क्या हुआ कि राजा ने प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि जो रामदत्त कहता है, जो चोर रामदत्त कहता है, उस बातों पे आप अमल कीजिए और उसके बाद जैसा जैसा वो कहता है वैसा वैसा आप करिए। फिर क्या किया, रामदत्त ने कहा कि राजमहल का जो प्रांगण है, जो वहाँ का आगे की जगह जो खाली है, वहाँ पे उसने जमीन का एक चौकोर टुकड़ा चुना। उसके बाद उसमें उसने 9 ब्राह्मणों से 9 दिनों तक 9 कुंवारी कन्याओं द्वारा वो सोने के हल से जोता गया। फिर सैकड़ों कुंवारी कन्याओं द्वारा वो स्वर्ण कलशों में गंगा जल भरकर उसे सींचा गया। और उसके बाद जो वहाँ के राजा थे उनको राज जौहरी को यह आदेश हुआ कि वो सोने के टुकड़ों को छोटे छोटे बीज का शक्ल दे दे। तो उसके बाद जब वो बीज की शक्ल में आ जाएंगे उसके बाद उनकी बुआई होगी। तो इस प्रकार से रामदत्त के कहने पे सारी तैयारियां कर ली गई। तो अब राज्य के प्रधान पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवाया गया और उसी शुभ मुहूर्त में दूर दराज के इलाकों से लोग इकट्ठा हुए और फिर उसमें ये कहा गया कि अब आप जो है सोने की बुआई करिए। तो रामदत्त बहुत समझदार था, उसने कहा कि ठीक है। सारे इकट्ठा हो गए। नियत समय पर राजा चंद्रकेतु, उनके सभापति, प्रधानमंत्री, सेनापति, न्यायाधिकारी, धर्माधिकारी, जितने भी राज्य के कर्मचारी थे, सब जो है इकट्ठा हो गए और एक सभा लगाई गई। तो उसमें उसके बाद फिर ये शुभ घड़ी आई कि अब सोने की बुआई की जाए। तो रामदत्त ने कहा कि वो इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। तो उसने राजा से निवेदन किया कि अब सोने की फसल की आप बुआई करिए। साथ साथ उसने ये भी शर्त रखी कि सोने का फसल तभी उगेगा जिसने अपने पूरे जीवन में कभी चोरी ना की हो। ये सोने की फसल तभी उगेगी जिसने अपने पूरे जीवन काल में चोरी, चाहे छोटी हो या बड़ी चोरी, चोरी कहलाती है। तो जिसने अपने पूरे जीवन काल में चोरी ना की हो वो अगर फसल की बुआई करेगा तभी सोने की फसल उगेगी, अन्यथा नहीं उगेगी। तो वहाँ पे उपस्थित सेनापति, प्रधानमंत्री, राजा के जितने भी वहाँ पे सभासद थे, सबने अपने जीवन में कुछ ना कुछ चुराया था, तो इसलिए कोई भी नहीं उठा। तो उसने कहा कि, और जब रामदत्त ने ये शर्त रखी तो राजा ने अपना हाथ रोक लिया, क्योंकि राजा उठने वाले थे सोने की बुआई करने के लिए। लेकिन जब
रामदत्त ने ये कहा कि जिसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं चुराया होगा उसी के द्वारा ये सोने की फसल उगेगी। तो राजा ने अपना हाथ रोक लिया। उसके बाद क्या हुआ कि बोले नहीं, बचपन में मैंने एक बार चोरी करके मिठाई खा ली थी। और उन्होंने सेनापति चंद्रचूड़ से आग्रह किया कि वो फसल बोएं, परंतु उन्होंने भी अपने विद्यार्थी जीवन में एक मित्र की पुस्तक चुराने की बात कह डाली। तो इस तरीके से वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे उन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियाँ की थी, कुछ ना कुछ उन्होंने चुराया था। इसलिए वहाँ पे कोई इंसान ऐसा नहीं था कि जो सोने की बुआई करने के लिए तैयार हो। इसके बाद राजा ने क्रमशः धर्माधिकारी, प्रधानमंत्री एवं अन्य राज दरबारियों से निवेदन किया, परंतु सभी मुकर गए क्योंकि सबने अपने जीवन काल में कुछ न कुछ चोरी किया था। उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपने जीवन काल में कुछ ना चुराया हो। तब राजा ने भीड़ की ओर मुखातिब होकर के कहा कि अगर यहाँ पे उपस्थित जो आम प्रजा है, अगर वो उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ना चुराया हो, वो सामने आए। लेकिन वहाँ पे उपस्थित सभाजनों से लेकर के आम प्रजा में से कोई सामने नहीं आया, क्योंकि पूरे जीवन काल में किसी ने कुछ ना कुछ चुराया ही था। तो चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, चोरी चोरी कहलाती है। तो अब राजा के सामने बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। अब उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब ये फसल अगर बोई नहीं जाएगी तो उगेगी नहीं, सोने की खेती होगी नहीं। तो अब ये बात प्रमाणित हो चुकी थी राजा के सामने कि आपके यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सारे चोर हैं। कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, लेकिन सारे चोर हैं। तो इस बात पर रामदत्त ने कहा कि जब यहाँ पे उपस्थित सारे लोग चोर हैं तो अकेले फांसी मुझे क्यों दी जा रही है। तो यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं सबको फांसी की सजा देनी चाहिए, उसमें आप भी हैं, क्योंकि चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चोरी चोरी कहलाती है। और चोरी मैंने इसलिए की क्योंकि मेरे घर में 3 दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मेरे बच्चे भूख से तड़फ रहे थे, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। तो इस तरीके से अगर मैं चोर हूं तो आपने भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ चुराया है, तो अकेले फांसी मुझे नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं सबको फांसी दी जाए। तो अब राजा के सामने ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो उसने कहा कि फिर रामदत्त आगे आया और उसने बोला कि प्रजनों एवं सभासदों, आपके राजा चोर हैं, सेनापति, धर्माधिकारी, न्यायाधिकारी, मंत्रीगण और खुद आप लोग भी चोर हैं। और जब चोरों की जमात का एक अदना सा सदस्य या गरीब रामदत्त ही क्यों फांसी चढ़े, जब यहाँ पे बैठे आपके राजा चोर हैं, आपके धर्माधिकारी चोर हैं, आपके न्यायाधिकारी चोर हैं, आपके मंत्रीगण खुद ही इतने बड़े चोर हैं, तो मैं अकेला रामदत्त फांसी पे क्यों चढ़ूं? फिर तो सबको फांसी दी जाए। और मैंने नगर सेठ के घर में चोरी इसलिए की क्योंकि मेरा परिवार 3 दिनों से भूखा था, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो अगर मुझे कोई रोजगार मिला होता, अगर मुझे कोई धंधा मिला होता, तो मैं ये चोरी क्यों करता, मैं ऐसा अपराध क्यों करता। और जब चोर रामदत्त की बात राजा ने और उनके दरबारियों ने सुनी तो उनका सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने ये बात स्वीकार की कि हाँ ये बात सही है। तो इस तरीके से रामदत्त ने अपने बचने का उपाय सोचा और फिर राजा ने तुरंत आदेश दिया कि चोर रामदत्त को मुक्त किया जाए और साथ ही साथ उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई कि ताकि वो व्यापार कर सके और अपने बीवी का, अपने बच्चों का वो भरण पोषण कर सके। तो इस तरीके से चोर रामदत्त ने अपने उपाय से, अपने समझदारी से और अपनी ईमानदारी से उसने अपने बचने का उपाय निकाला। तो इस पाठ से हमें ये रंजन कुमार शर्मा के द्वारा लिखा गया है और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चतुर व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विजय प्राप्त कर लेता है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां हमारे सामने कैसी भी हों, अगर हम समझदार हैं, अगर हमारे अंदर ईमानदारी है और हमें अगर उस परिस्थिति से सामने आने की या उस परिस्थिति से लड़ने की अगर हमारे पास क्षमता है तो हम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं और हम उस परिस्थिति में भी सोने की तरह निखर करके आ सकते हैं। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो हमें लगता है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, सोने की फसल पार्ट 3।
तो इस तरीके से पाठ 3 सोने की फसल ये पाठ पूरा हुआ। कहानी आप एक बार पढ़ लेंगे, जैसा हमने बताया है पढ़ लेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। और जो इसमें शब्दार्थ लिखा है, शब्दों से दोस्ती, वो आप कॉपी में, पल्लों की कॉपी में लिख लेंगे। तो ये था आज का आपका अभ्यास कार्य और इसको आप कॉपी में कर लेंगे। और मेरे ख्याल से आपको ये पाठ भी समझ में आ गया होगा, सोने की फसल, और ये कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं भी आई है तो अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से पाठ 3 सोने की फसल पूरा हुआ।